अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं पाकिस्तानी स्टडीज़ और सबसे अहम बात यह है कि दिस इज़ द लास्ट ऑनलाइन क्लास इंशाल्लाह। इसके बाद हमारी 1 to 1 मुलाकात होगी और बहुत जल्द हम आमने सामने ये नोट्स पढ़ेंगे। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट, इलाहाबाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, पाकिस्तान डे तो हमने नहीं पढ़ा था मेरे ख्याल से। आज आपको पता है ना आज क्या तारीख है? 11 सितंबर है आज। बरसी है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की। दुआ कीजिए अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके लिए जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए कि जिन्होंने हमें एक आज़ाद खुदमुख्तार मुस्लिम रियासत जो है वो दी बनाकर। तो कोई मुझे बताया ज़रा चैट में या माइक खोल के कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा क्या था। जहाँ तक मेरा ख्याल है हमने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बारे में बात कर ली थी और पाकिस्तान रिजोल्यूशन से आज हम शुरू करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान रिजोल्यूशन। Pakistan resolution was the turning point in the history of Pakistan. It provides a way to the Muslims leading to the destination of a complete independence. ठीक है जी। तो पाकिस्तान जो है resolution was the turning point. क्रिप्स मिशन, ओके, आई थिंक शायद हो गया था, मुझे भी कुछ चीज़ फील होने लगा। क्रिप्स मिशन 1942। साथ साथ ना कुछ लिखते रहा करें अपने पास ताकि आपको भी पता हो ना कि क्या हुआ। तो क्रिप्स मिशन एक बहुत ही तारीखी वाक़या है। एक ये मिशन जो कि जगह ये ग्रुप, एक ग्रुप था। तो सर स्टैफर्ड क्रिप्स उसके हेड थे। तो सर स्टैफर्ड क्रिप्स क्योंकि उसके हेड थे तो इसलिए उसको क्रिप्स मिशन कहा जाता। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट अ मिशन टू इंडिया in 1942 under Sir Stafford Cripps, the Lord Privy Seal, in order to achieve Hindu-Muslim consensus on some constitutional arrangement and to convince the Indians to postpone their struggle till the end of Second World War. ठीक है जी, मतलब वादे होते ना, वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए और वो कर्ज ही क्या जो अदा हो जाए। तो वादा वादा ये किया गया कि भाई देखें, बरतानिया ने कहा क्रिप्स मिशन के साथ भेज के कि देखें हम फंसे हैं दूसरी जंग अजीम के अंदर। इस वक्त हम वर्ल्ड वॉर लड़ रहे हैं, वहाँ हम लड़ाई लड़े, इतनी बड़ी दुनिया की बड़ी सबसे बड़ी लड़ाई इस वक्त हमारी चल रही है और आप जो है ज़रा ठंडे होकर बैठ जाएं, ये जद्दोजहद वगैरह ये सब बंद कर दें आज़ादी की। हम आपसे वादा करते हैं जैसे ही हमारी ये जंग ख़त्म होगी हम आपको एक बिल्कुल अलग एक सेपरेट मुल्क बनाकर यहाँ से चले जाएंगे और आपको हम आज़ाद कर देंगे। हम कह रहे हैं आपको, आप फिक्र ना करें और फिलहाल आप हमें ज़रा टेंशन भी ना दें। मतलब उनका ये भी था कि उस तरफ से ज़ाहिर उनको टेंशन मिल रही थी। वेल, क्रिप्स अराइव्ड इन दिल्ली ऑन मार्च 22, 1942। ये क्रिप्स जब स्टैफर्ड क्रिप्स कब आए? 22 मार्च 1942 में, एंड हैड अ सीरीज ऑफ मीटिंग्स विद द लीडिंग इंडियन पॉलिटिशियंस इंक्लूडिंग जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, कायदे आज़म सिकंदर हयात खान, ए.के. फजलुल हक, गांधी जी, अंबेडकर, सावरकर, ताज बहादुर शप्रू शप्रू, ये सारे मतलब जितने भी लीडिंग जो रोल्स थे, तो इन्होंने क्या करा, सबसे एक एक करके मुलाकात की और सबको अपने अपने सबको क्या किया, कॉन्फिडेंस में लिया। जो जिसको चाहिए था उसको वो चीज़ें दी गई ताकि वो बंदे ठंडे हों। और क्रिप्स काफ़ी हद तक अपनी चीज़ में कामयाब भी हुए थे, यानी कि वो जो इनके आने से पहले जो शिद्दत पाई जाती थी उसमें बहरहाल इन्होंने कमी करी क्योंकि इन्होंने 1 बाय 1 तमाम के तमाम लोगों से मुलाकात करके उनको ठंडा किया। Proposals of Cripps mission. In the meetings, Cripps tried to plead his case
before these political leaders and tried to convince them to accept his following proposals. In the meetings, Krebs tried to plead his case before the political leaders and tried to convince them to accept the following proposals. अब मैं आपको वो प्रपोजल्स बता रहा हूँ जो क्रिप्स बरतानिया की हुकूमत की तरफ से लेकर आया इन लोगों की। नंबर वन, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द वॉर द ब्रिटिश वुड रिटेन देयर होल्ड ऑन इंडिया। जब तक जंग चल रही है, जब तक बरतानिया का जब तक बरतानिया का होल्ड पूरे इंडिया पर रहेगा। ठीक है जी। Once the war finished, India would be granted dominion status with complete external and internal autonomy. It would, however, be associated with the United Kingdom and other dominions by a common allegiance to the crown. ठीक है जी। इसका मतलब क्या है कि भाई जैसे ही जंग खत्म होगी हम आपको आज़ाद कर देंगे, अंदरूनी बैरूनी तौर पर आप आज़ाद होंगे। बहरहाल ये कि कॉमनवेल्थ का आप हिस्सा रहेंगे यूनाइटेड किंगडम के ताज के अंदर। ठीक है जी। At the end of the war, a constituent assembly would be set up with the power to frame the future constitution of India. ठीक है जी। जैसे ही जंग खत्म होगी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, एक बाकायदा असेंबली बनाई जाएगी टू बी सेट अप विद द पावर टू फ्रेम द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और एक असेंबली बनाई जाएगी, उसमें जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स होंगे उन सबको उसमें मदऊ किया जाएगा, बुलाया जाएगा, इन्वाइट किया जाएगा। और यही वो लोग होंगे कि जो फैसला करेंगे कि क्या रूल्स और क्या रेगुलेशन होने चाहिए, क्या कानून होना चाहिए। तो यही सब कानून बनाने वाले लोग होंगे जो ये फैसला करेंगे कि क्या कानून होना चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें टाइम बहुत चाहिए था। जैसा कि आपको पता है कि अब ये 1942 में बात हो रही है और आप अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान तो आज़ाद 1947 में हुआ, यानी इस क्रिप्स मिशन के भी एक अरसे बाद। क्रिप्स का मकसद क्या था? क्रिप्स का मकसद सिर्फ ये था कि वो जो लावा उबल रहा था उसको थोड़ा ठंडा किया जा सके। ठीक है ना। अब क्या उन्होंने कहा कि भाई जैसे ये जंग खत्म होगी हम एक असेंबली बनाएंगे। द मेंबर्स ऑफ द असेंबली were to be elected on the basis of proportional representation by provincial assemblies. Princely states would also be given representation in the constituent assembly. ठीक है जी। जितनी भी रियासतें उन सबको उस असेंबली में बुलाया जाएगा। जो हर सूबे की जो असेंबली है, हर सूबे के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन सबको भी इसमें बुलाया जाएगा। ठीक है। नंबर 3, the provinces not agreeing to the new constitution would have the right to keep itself out of the proposed union. और वो सूबे जो एग्री नहीं होंगे इस कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनने के लिए तो वो चाहेंगे तो अपने आप को अलग थलग रख सकते हैं। और न सिर्फ ये बल्कि वो सूबे जो नहीं आना चाहेंगे, यूनियन का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे, वो चाहें तो अपनी एक सेपरेट यूनियन भी बना सकते हैं। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड आल्सो इनवाइट देम टू ज्वाइन द कॉमनवेल्थ। और ब्रिटिश गवर्नमेंट उन सबको जो है वो इनवाइट करेगी कि वो कॉमनवेल्थ का हिस्सा अगर बनना चाहते हैं तो वो आकर बन सकते हैं। ना कॉमनवेल्थ यानी कि वो तमाम कंट्रीज जो किसी ज़माने में बरतानिया के रूल में रहे हैं आज भी वो कॉमनवेल्थ का हिस्सा है। पाकिस्तान भी उसका एक हिस्सा है। ड्यूरिंग द वॉर an interim government comprising of different parties of the India would be constituted। यानी कि ड्यूरिंग द वॉर क्या होगा, गवर्नमेंट
जो बहुत सारी पार्टीज जो हैं, अपना अल्लाह भला करे, उस वक्त के इंडिया में, तो वो सबको मिलाकर एक बनाई जाएगी. However, defense and external affairs would be the sole responsibility of Viceroy. लेकिन ये जो डिफेंस के मामलात हैं और जो अफेयर्स हैं बाहर मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, वो सारे के सारे रहेंगे किसके, वो बरतानी के रहेंगे. यानी कि 1942 के बाद भी काफ़ी हद तक आज़ादी तो दे दी थी, लेकिन अपने पास क्या रखी थी, जंग और जदल का सामान, फौज अपने पास रखी थी, और एक्सटर्नल अफेयर्स. क्योंकि देखें, ये यहाँ से एक मैसेज भी हमें मिल रहा है. मैसेज क्या मिल रहा है यहाँ से, हमें ये पता चल रहा है कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा अहमियत की हामिल होती हैं. किसी भी मुल्क में जो सबसे अहम होता है वो उसका डिफेंस सिस्टम होता है. यानी किसी भी मुल्क का सबसे अहम निज़ाम क्या है, वो है फौज, वो है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स. ठीक है ना. क्यों? क्योंकि यही तो वो लोग हैं कि जो हमारे मुल्क की सालमियत को संभाल कर रखते हैं. अगर आप इन्हें माइनस कर देंगे तो हमारे मुल्क का पूरा बेड़ा गर्क हो जाएगा. ठीक है. अच्छा जी. तो भारत, अब इसमें मैं बताता हूँ आपको कायदे आज़म ने इस पर क्या रिएक्शन दिया. रिएक्शन ऑफ मुस्लिम लीग. कायदे आज़म कंसीडर्ड these proposals as unsatisfactory and was of the view that the acceptance of the Cripps mission would take the Muslims to the gallows. ठीक है ना. कायदे ने कहा कि ये बिल्कुल ही बेकार है. कायदे ने कहना था, मैं और मुस्लिम लीग हमारी बिल्कुल भी इससे मुतमईन नहीं हुई है और हम इसको रिजेक्ट करते हैं. हम इससे अनसेटिस्फैक्ट्री हैं. जब तक हमारी तस्कीन का मसला सॉल्व नहीं हो जाता, जब तक हम मुतमईन नहीं हो जाते, हम इससे रिलेटेड कोई भी फैसला नहीं करेंगे. ठीक है. Actually, Qaid Azam and other Muslim League leaders were convinced that Cripps was a traditional supporter of Congress and thus could not present an objective solution to the problem. ठीक है जी. तो ये क्या कह रहे हैं, अल्लाह भला करे, कायद आज़म, कायद आज़म ने और बाकी जो तमाम मुस्लिम लीग के बंदे थे, उन्होंने कहा कि यार ये जो क्रिप्स है ना, ये तो शुरू से ही सपोर्टर है कांग्रेस का और ये कभी भी हमारा साथ नहीं देगा. तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये बंदा सही नहीं है, ये बंदा कभी भी हमारे दरमियान एक बेहतर सॉल्यूशन प्रेजेंट नहीं कर सकता. तो दिस इज नॉट द पर्सन हु कैन रिप्रेजेंट बोथ ऑफ अस एंड ऑल ऑफ अस. तो कायद आज़म मेड इट क्लियर दैट ही वाज अ फ्रेंड ऑफ कांग्रेस एंड वुड ओनली सपोर्ट द कांग्रेस इंटरेस्ट. ठीक है ना. और कांग्रेस, कायद आज़म ने भी वाज़ेह किया कि भाई वो भी कांग्रेस के फ्रेंड थे और वो भी जो सपोर्ट करेंगे, दैट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द कांग्रेस. ठीक है ना. लेकिन ऐसा नहीं कि वो उसके मुस्लिम लीग के अगेंस्ट हो जाएंगे. मुस्लिम लीग के खिलाफ उन्होंने कुछ भी नहीं करना. ठीक है. उन्होंने कहा कि भाई हम ऐसा कुछ चाहते हैं कि जो उसकी कांग्रेस के भी फेवर में हो और हमारे भी फेवर में हो. ठीक है. अब आ गया जी 1945. 2 साल 3 साल गुजरे. कैसे साल थे ना ये भी, हर वक्त सियासी गहमा गहमी. हम लोग तो सारे सियासी वाक़यात बड़े बड़े हो गए, उसके बाद हम पैदा हुए. हमारी ज़िंदगी में एक सबसे बड़ा तारीखी वाक़या ये कोरोना वायरस है, जो शायद हमारे आबा अजदाद के वक्त में नहीं आया. बाप के वक्त में बाप ने भी तो देख लिया ना. आज वालदैन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ, अल्लाह सबके वालिदैन को ज़िंदगी दे. अच्छा, दादा परदादा ने भी देखा होगा 1920 वाला, क्योंकि 1920 में आया था कोरोना से रिलेटेड स्पेन का स्पेनिश फ्लू. तो जो स्पेनिश फ्लू था वो बहुत ही
फेमस भी हुआ और 5 करोड़ लोगों की जिंदगी निकल गया था। तो वो भी कोरोना वायरस से ही रिलेटेड था। शायद in October 1943, the British government decided to replace Lord Linlithgow with Lord Wavell as the Viceroy of India. Viceroy is the biggest designation, right? This is just like chief of army staff right now. जो सबसे बड़ा ओहदा हुआ करता था वो यही था। ये सबसे बड़ा ओहदा यही हुआ करता था। अब ये इनको रखा गया भारत, ठीक है ना। In October 1943, the British government decided to replace, ठीक है ना, और ये लॉर्ड वेवेल आ गए। Right after assuming charge as Viceroy, Wavell's most important task was to present a formula for the solution of Indian problem which was acceptable for both the Congress and the Muslim League। ठीक है जी। No doubt Congress was more strong, right? अब सबसे बड़ा जो वेवेल को 1945 में बहुत ही गहमा गहमी थी, हिंदू मुस्लिम फसादात। कांग्रेस कहती थी हमें पूरा इंडिया चाहिए, मुस्लिम लीग कहती थी नहीं, जहाँ मुसलमान आबादी उनको अलग करके एक अलग मुल्क बना कर दो, ठीक है ना। अब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के कभी भी एक पेज पर आ ही नहीं रहे थे। सो दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट टास्क कि दोनों को एक ही जगह पर जमा किया जा सके, दोनों को एक बात पर मुत्तफक किया जा सके। तो हुआ ये, after doing his basic homework, a broadcast speech delivered by Wavell from Delhi. This plan is commonly known as Wavell Plan। ठीक है ना, उन्होंने पहले फिर पूरा होमवर्क किया, यानी कि कांग्रेस की हिस्ट्री को समझा, ठीक है ना। और कांग्रेस की हिस्ट्री समझने के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग की जो थी हिस्ट्री उसको भी समझा, ठीक है ना। और सबको समझने के बाद उन्होंने फाइनली ये डिसाइड किया कि अब वो एक प्लान पेश करेंगे और कोशिश करेंगे कि दोनों लोग उससे मुत्तफिक हो जाएं। प्रपोजल्स ऑफ वेवेल्स प्लान। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने पूरा होमवर्क क्या किया, पूरी हिस्ट्री जानी, कांग्रेस की, कांग्रेस के लीडर कौन कौन है, उनकी क्या सोच है, पूरी मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो है वो हिस्ट्री जानी, और उनसे पूछा, उनके लोगों के बारे में जाना कि लोग क्या चाहते हैं, क्या समझते हैं। उसके बाद उन्होंने प्रेजेंट किए ये प्रपोजल जो कि मैं अब आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। नंबर 1, if all the Indian political parties would help the British in the war, then the British government would introduce constitutional reforms in India। ठीक है, if all the Indian political parties would help the British in the war,
then the British government would introduce constitutional reforms in India after the war. तो क्या उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी जो जंग उनकी चल रही थी, लॉर्ड वेवल जो थे, उन्होंने उस जंग के अंदर इंडिया के लोगों को डालने की कोशिश करी कि क्यों ना इंडिया के लोगों का खून वहां पर बहाया जाए। उन्होंने कहा कि भाई अगर आप हमारा जंग में साथ देते हैं तो हम आपके कानून में तब्दीलियां लेकर आएंगे और आपको बेहतर से बेहतरी की तरफ नवाज देंगे। नंबर 2, Viceroy's Executive Council would be immediately reconstituted and the number of its members would be increased. जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें बंदों की हम तादाद बढ़ाएंगे और हम आप लोगों में से वायसराय की काउंसिल में बंदे ऐड करेंगे। जिस तरह वज़ीर आज़म इस वक्त का सबसे बड़ा ओहदा है और वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ये भी करते हैं कि काबीना रखते हैं। जिस तरह आज इमरान खान साहब की काबीना होती है, इसी तरह से उस वक्त एग्जीक्यूटिव काउंसिल की काबीना हुआ करती थी, जिसमें शामिल होने की दावत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एंड सॉरी पाकिस्तान की मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस को दी गई। In that council, there would be equal representation of high-class Hindus and the Muslims. और उन्होंने क्या कहा कि इस ये काउंसिल एक ऐसी हम बनाएंगे जिसके अंदर हिंदू और मुसलमानों की बराबर नुमाइंदगी होगी। Other minorities including low caste Hindu, Shudras, Sikhs would be given representation in the council. और सिर्फ ना कि हिंदू और मुसलमानों को बल्कि जो लो कास्ट हिंदू होते हैं, शुदर्स होते हैं, इसके अलावा सिख होते हैं, इनको भी काउंसिल में नुमाइंदगी दी जाए। All the members of the council except the viceroy and the commander-in-chief would be Indian. जितने भी मेंबर्स होंगे काउंसिल के सिवाय किसके, वाइसराय के और कमांडर इन चीफ के, इन दो के अलावा तमाम के तमाम इंडियंस ही होंगे, ये भी उन्होंने कहा। An Indian would be appointed as the member of foreign affairs in the council. However, a British commissioner would be appointed to look after the matters relating to trade. जो बाहर मुल्क ताल्लुकात हैं उसके लिए भी हम इंडियन रख लेंगे, लेकिन जो है वो तिजारत के मामले हमारे अपने ही ब्रिटिश कमिश्नर के हाथ में रहेंगे। नंबर 7, डिफेंस ऑफ इंडिया वाज टू बी इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटी। और जो डिफेंस है इंडिया का वो बहरहाल ब्रिटिश अथॉरिटीज जो हैं उन्हीं के कंट्रोल में रहेगा। सही है जी, क्योंकि आपको पता है कि जिसके हाथ में डिफेंस होता है वही सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। आज आप पाकिस्तान के हालात देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जिसके पास डिफेंस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सही है जी। Number 8, Viceroy would convene a meeting of the Indian politicians, including the leaders of Congress and Muslims League, so that they could nominate the names of the members of the new council. ठीक है ना? तो क्या होगा, वॉइसराय जो है वो कन्वेन करेगा एक मीटिंग जिसके अंदर लीडर्स ऑफ कांग्रेस भी आएंगे, लीडर्स ऑफ मुस्लिम लीग भी आएंगे।
अच्छा जी, नंबर 9 पॉइंट उसका क्या था? इफ दिस प्लान इज अप्रूव्ड or the central government, then the same type of popular ministries comprising of political leaders would be formed in all the provinces. और अगर ये हमारी तरीका कामयाब हो जाता तो हम इसको पूरे तमाम सूबों में भी फैला देंगे. None of the changes suggested will in any way prejudge the essential form of the future of permanent constitution of India. और कोई चेंज नहीं लाया जाएगा जब तक के तमाम लोगों से मशवरा ना ले लिया जाए. ठीक है जी. This was the Weibull plan and it was also rejected. इतना लंबा चौड़ा का प्लान बताया और इस पर भी कोई खास अमल दरामद नहीं हुआ और इस पर भी वो मुतमिन नहीं हुए थे. ठीक है, तो यहीं पर रोकते हैं आज की बात को. और एक बात और मैं करना चाहूँगा कि हमारी इंशाल्लाह 3 बजे मुलाकात होगी अगले जुम्मे को, क्योंकि अगले जुम्मे को 18 सितंबर है और कोचिंग खुल जाएगा. कोचिंग पहुँच जाइएगा इंशाल्लाह. मैं 3 बजे आपके कोचिंग में मौजूद होऊंगा. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.